समय हम खड़े हैं डाबग्राम फूलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं सीपीआई एम के नेता दिलीप सिंह जी, जो 5 बार नगर निगम के काउंसलर चुने जा चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि 1994 में सिलीगुड़ी नगर निगम का गठन हुआ और तब से यह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। आज हम इनसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर, किसान आंदोलन पर, पश्चिम बंगाल की राजनीति पर और डाबग्राम फूलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। यह 2 बार डाबग्राम फूलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इस बार पुनः टिकट के कतार में हैं। तो दिलीप जी, आपका न्यूज़ फॉर एशिया में स्वागत है। और हम आपसे आज कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दिलीप सिंह जी का परिचय हमने आपको बता दिया है। दिलीप जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जी आप क्या देख रहे हैं, कहते हैं कि क्या परिणाम हो सकता है? इस बार पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में जो जोट है, जो ये गठबंधन तैयार हुआ है, धर्मनिरपेक्ष और वामपंथियों का गठबंधन, ये निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी, ये विश्वास है मेरा। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट में सीटों के तालमेल को लेकर कुछ पेच भी फंसा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ फंसा नहीं हुआ है, संवाद चल रहा है और जल्द ही ये सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा कि कौन कहाँ किस तरह से लड़ेंगे। और केवल धर्मनिरपेक्ष शक्तियों में केवल कांग्रेस ही नहीं, और भी कुछ दल हैं और भी कुछ लोग हैं जो इसमें आएंगे और एक बड़ा जो है अलायंस बनेगा जो इनको रोक पाएगा। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा। तो आपका मानना है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी नहीं आ रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट और तो कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आएगा? बिल्कुल निश्चित है ये। नहीं, अपनी लड़ाई आप किससे मान रहे हैं? यहाँ हम लोगों को दोनों शक्तियों से लड़ना है। तृणमूल कांग्रेस को जो बिखर चुका है, जो जिस तृणमूल कांग्रेस को लोगों ने परास्त करने का मन बना लिया है, उसको भी हराना है और बीजेपी को यहाँ से खदेड़ देना है, बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। ये 2 बड़े टास्क इस अलायंस के सामने है। यहाँ हम लोगों के इस विधानसभा में ही नहीं, पूरे बंगाल के अंदर यही काम वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष जोट करेगी। एक चीज़ देखा गया कि 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद से लेफ्ट फ्रंट का मत प्रतिशत लगातार घटा है और 2016 के विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफ़ी अच्छा था। और 2019 के लोकसभा चुनाव को यदि देखें तो तृणमूल कांग्रेस को 44% के लगभग और बीजेपी को 40% वोट मिला था। बाकी में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट थे, कहते हैं। तो 2019 के परिणाम से आप कैसे मानते हैं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में अचानक आपका मत प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए, ये बंगाल के चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को रुझान विभिन्न चुनावों में विभिन्न समय बदला है। जो लोग लोकसभा में एक तरह से वोट किए हैं, विधानसभा में ठीक अलग से वोट किए हैं, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन में अलग से किए हैं। इस बार सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मैं चेयरमैन था, आज भी कोऑर्डिनेटर चेयरमैन हूँ। ठीक जो 14 का लोकसभा चुनाव था, उसमें जो लोकसभा का चुनाव को यदि आप देखें, उसमें वामपंथियों का यदि रिजल्ट देखें और ठीक कॉरपोरेशन चुनाव में जो देखें तो ठीक रिवर्स हो गया था। इसी तरह से 2011 में जो चुनाव हुए, उसके बाद लोकसभा का जो चुनाव हुआ, फिर लोकसभा के चुनाव के बाद फिर जब विधानसभा और लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव हुए, उनमें एकदम जो था बिल्कुल अलग अलग पैटर्न देखा गया। इस बार ये लोकसभा का जो चुनाव का फल है, उस फल की तरह उस तरह का मतदान इस बार नहीं होने को है। लोग इस बार विधानसभा में किसकी सरकार बन रही है, कौन बनाएंगे और किन मुद्दों पर बनाएंगे, कौन उनके साथ हैं, कौन उनके लिए लड़ रहे हैं, इन सारे सवालों पर वामपंथियों के साथ ही मतदाता रहेंगे। ये हम लोगों का मानना है। मतलब आपका मानना है कि 2019 में जो मतदाता का रुझान जिधर था वह 2021 के विधानसभा चुनाव में नहीं। पहले भी देखा गया कि ऐसा नहीं हुआ है। 2014 में जो था वो यहाँ कॉरपोरेशन चुनाव में बदल गया, महकमा परिषद के चुनाव में बदल गया, पंचायत के चुनाव में बदल गया। ये बदलता है रुझान। सिलीगुड़ी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन, सिलीगुड़ी महकमा परिषद। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेज़ी से अपने संगठन को पसार रही है और तो दूसरे दल के नेताओं को भी तोड़ रही है और काफ़ी तृणमूल कांग्रेस के नेता, कुछ आपके लेफ्ट फ्रंट के भी नेता, कांग्रेस के भी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं।
इसका क्या असर होगा? इससे क्या नहीं लगता है कि उनकी ताकत बढ़ी है? देखिएगा, तृणमूल कांग्रेस की व्यवस्था अभी क्या है, और इतना ये तृणमूल कांग्रेस एक इस तरह का जहाज है जो डूब रहा है, और डूबते हुए जहाज से लोग जिस तरह से चूहे भागते हैं, उनके लोग भाग रहे हैं उनको छोड़कर। बीजेपी की व्यवस्था और इनकी दयनीयता देखिए कि बीजेपी जो अपने को एक नेशनल पार्टी मानती है, और है भी बीजेपी नेशनल पार्टी, वो तृणमूल कांग्रेस के लोगों को जो दुर्नीतिग्रस्त हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो वहाँ वहीं कर रहे थे जिसका विरोध बीजेपी करती रही है, वैसे लोगों को अपने यहाँ पनाह दे रही है। अब शुभेंदु को देखिए, नंदीग्राम के संतरास हुआ करते थे शुभेंदु, हमारे पार्टी पर हमारे पार्टी ऑफिसरों को दखल करना, वहाँ हमारे लोगों के साथ क्रूरता से उनको निर्मम तरीके से विभिन्न तरह से जुल्म ढाए हैं, वो उनको बीजेपी लिया, यानी शुभेंदु को बीजेपी लिया, अर्जुन सिंह जी को लिया, और विभिन्न जो भी जा रहा उनको ले रहा, मुकुल राय को लिया। एक समय मुकुल को कहा जाता था भाग मुकुल भाग, और आज वही लोग वहाँ शीर्ष नेता बने हैं। इसीलिए बंगाल में इस बार जो लोग तृणमूल को हराना चाहते हैं वो बीजेपी को भी हराएंगे, क्योंकि दोनों में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। यहाँ के लोग वहाँ जाकर भीड़ कर रहे हैं, और ये भीड़ एक ही तरह के मानसिकता, एक ही तरह के नीति के लोगों का भीड़ है। इसीलिए ये दोनों के साथ एक ही हश्र होने जा रहा है। जैसे आपका कहने का मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस से जो बीजेपी में नेता जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप रहे हैं, जी। और अब भाजपा की शरण में जा रहे हैं जी, के लिए। हाँ। भाजपा भी उन्हें सहर्ष ले रही है, भाजपा भी उन्हें सहर्ष ले रही है, और लेकर उनको सामने प्रोजेक्ट कर रही है। लोग तो तृणमूल कांग्रेस से खपा है, मतलब तृणमूल के नेताओं से भी खपा है, शुभेंदु से भी खपा है, जो मुकुल राय से भी खपा है। लोगों ने देखा किस तरह से नारदा और शारदा हुआ, किस तरह से शुभेंदु जी और मुकुल जी पैसा लेकर ढूंढते रहे, तो दोनों को हराने के लिए लोग प्रस्तुत हैं। यानी नारदा और शारदा के ही आरोपी जो है बीजेपी में जा रहे हैं। बिल्कुल, एकदम देख लीजिए। आज भाजपा की रथ यात्रा निकलने जा रही है, और वो 5 रथ यात्राएं 5 पूरे विधानसभा क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र में निकालने जा रहे हैं। इसका कितना असर होगा? देखिए, भाजपा के पास संगठन नहीं है। यदि संगठन इनका होता बंगाल के अंदर, तो ये रथ यात्रा का सहारा नहीं देते, और हमारा देश रथ यात्रा को पहले भी देख चुका है। रथ यात्रा मतलब किस तरह से विभाजन की राजनीति, किस तरह से लोगों को सावा, किस तरह से लोगों को राम रहीम में बांट देने की राजनीति रथ यात्रा में पहले भी हुआ। इसलिए बंगाल के अंदर रथ यात्रा से उनको बहुत लाभ नहीं होने को। रथ यात्रा केंद्रीय एक इनका कर्मसूची होगा, जिसमें ये केंद्रीय नेतृत्व इनके रथ के माध्यम से अपने इलाके को टच करते हुए निकलेंगे। लेकिन वोट में तो ज़रूरत होता है घर घर, और ये घर घर पहुंचने का इनके पास कैडर नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, क्योंकि ये तो पार्टी ही है हवा में और बिल्कुल गोदी मीडिया के सहारे चलने वाली। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आज 2 बार प्रत्याशी रहे हैं, जी। और इस बार भी आप चुनाव लड़ेंगे। जी। टिकट आपका फाइनल हो चुका है? नहीं, पार्टी जिसको देगी वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन मैं 2 बार यहाँ से लड़ चुका हूँ। इसे माना जा रहा है, और चर्चा है कि टिकट आपको ही मिलेगा और आप ही चुनाव लड़ेंगे। तो देखा डाबग्राम जाए पार्टी के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र शहर में 14 वार्डों को लेकर है, और इसमें 4 पंचायत हैं। डाबग्राम 1 पंचायत, डाबग्राम 2, ये हम लोग डाबग्राम 2 पंचायत में अभी टहल रहे हैं, और फुलबाड़ी 1, फुलबाड़ी 2। यहाँ के जो विधायक बहुत क्षमतावान मंत्री थे, 2 बार इनको लोगों ने जिताया। ये भी सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षद थे, जब मंत्री हुए उस समय भी काउंसिलर थे, तो ये फेल हुए हैं। देखिए, ये डाबग्राम 1, 2, डाबग्राम फुलबाड़ी 1, 2 जो है अर्बन इलाका हो गया, बिल्कुल शहर से सटा हुआ। ये लोग वादा किया था कि इसको म्यूनिसिपैलिटी बनाएंगे, नहीं हुआ। एक भी स्कूल को ये लोग अपग्रेड नहीं किया। अब देखिए, सालूगढ़ा से बच्चों को आना पड़ता है सिलीगुड़ी शहर में नीलानी स्कूल में पढ़ने, माने पानी टंकी में आते हैं तब उनको हायर सेकेंडरी स्कूल मिलता है। एक भी स्कूल को अपग्रेड नहीं किए। हम लोग जाते जाते 17 जूनियर हाई स्कूल किए थे, एक को हाई स्कूल ये लोग नहीं कर पाए। हिंदी भाषी बच्चों को भी, नेपाली भाषी बच्चों को भी, बांग्ला भाषी बच्चों को भी
छोटे छोटे बच्चे क्लास 5 में 60 रुपया खर्च करके सालूगढ़ा से आगे आते हैं, पानी टंकी मोड़ और भी आगे। ऐसा हाल है, कुछ नहीं किया इन्होंने, एक कॉलेज नहीं किया। अब देखिएगा कॉलेज मुंशी प्रेमचंद हम लोगों ने किया, सुरसेन कॉलेज हम लोगों ने किया, इस विधानसभा में एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे समय में हुई थी, वामपंथियों के समय। ये लोग नए कॉलेज नहीं किए। एक अस्पताल करने की बात थी, नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस हुई है, ये इलाका भी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्भुक्त है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट नहीं हुआ। सब कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। विकास, नए रास्ते नहीं बने, कोई एक नया रास्ता। ईस्टर्न बाईपास हमारे समय बना हुआ है, तो सिलीगुड़ी में सेबक रोड बाइफर्केशन हमारे समय हुआ। SZDA जो उनके द्वारा परिचालित है, सेबक रोड के बिजली को देखती है। देखिए खस्ता हाल है बिजली का। गांव में बिजली LED जलता है और सेबक रोड में अभी भी बिजली का समुचित उपाय नहीं हो पाया है। ये SZDA जहां चेयरमैन हुआ करते थे गौतम बाबू, तो गौतम बाबू इस विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर पाए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद गौतम बाबू ने कुछ दिन पहले कहा कि मैं विकास नहीं कर पाया क्योंकि मुझे रविंद्रनाथ घोष जो उन्हीं के कैबिनेट के एक मंत्री हैं विकास नहीं करने दिया। अरे साहब, ये कोई बात है? आप बिल्कुल हताश होकर ये बातें कर रहे हैं। आपकी कैबिनेट, आप कैबिनेट के मंत्री, और आप एक दूसरे मंत्री को आप कह रहे हैं कि उनके वजह से, वजह कुछ भी हो, गौतम बाबू फेल है। इसीलिए इस बार लोग देख रहा है कि किसने किस तरह से 34 वर्षों तक लोगों ने देखा है हमें। आज भी सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में परफॉर्मिंग काउंसिलर, परफॉर्मिंग चेयरमैन के रूप में पूरे बोर्ड को देख रहा है। इसलिए लोग आस्था वामपंथियों पर करेंगे। मतलब आपका कहना है कि डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास के कोई कार्य पिछले 10 साल में नहीं हुए, और राजनीतिक विषय तो है, और अब जनता इस बात को समझ चुकी है। हाँ, हाँ। दिलीप जी, न्यूज़ फॉर एशिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।